सो हेलो एवरीवन। आज हम अपना 6 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे एससीओ समिट जो पद चल रहा है अभी तियानजिन चाइना में, उसमें मोदी जी को पार्टिसिपेशन को लेके डोनाल्ड ट्रम्प ने कमेंट किया है सोशल मीडिया पे, और लिखा है कि लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना और मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। तो इस पे बेसिकली ट्रम्प के कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी बोला है कि इंडिया शुड स्टॉप बीइंग पार्ट ऑफ ब्रिक्स, और वो डिसाइड करे विच साइड दे आर ऑन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस कमेंट पर जो है रिएक्शन दिया है कि ये जो कमेंट है ये एक मिस कैलकुलेशन है, और इंडिया का स्टैंड है कि हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और मेजर मार्केट हैं और यूएस के साथ मल्टीपल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर पार्टनर भी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेसिकली इसे इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग बताकर रिजेक्ट कर दिया। और अभी क्या है कि इंडिया को बेसिकली क्वाड समिट में समिट होस्ट करना है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प शायद इंडिया ना आए, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बस कहा है कि समिट डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन से डिसाइड होगा, और अगला इंडिया और यूएस का जो इंटरेक्शन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन जो न्यूयॉर्क में हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे की मीति ग्रुप रिजेक्ट्स गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद कुकीजो ग्रुप। तो कि जैसा कि पता है कि कल सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मणिपुर गवर्नमेंट और कुकीजो इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस पैक्ट रिन्यू हुआ था, और इसमें रीनेगोशिएटेड टर्म्स और ग्राउंड रूल्स इंक्लूड किए गए थे। और पैक्ट के अंदर बेसिकली नेशनल हाईवे टू इम्फाल टू दीमापुर भी ओपन किया जाएगा फ्री मूवमेंट के लिए और एसेंशियल गुड्स के लिए। लेकिन जो कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन बेसिकली मणिपुर इंटीग्रिटी है, कोकोमी, तो उसका बेसिकली उस वो एक बड़ा मीति सिविल ग्रुप है, और इन्होंने इस डिसीजन को जो है रिजेक्ट कर दिया जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट है, और बोला कि ये एक अनडेमोक्रेटिक और हेजेमोनिक इम्पोजिशन है जो कि इंडिजिनस लोगों और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर थोपा गया है। और कि जो है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने जो आर्म्ड ग्रुप है उसको लेजिटिमेसी दे दिया है, और जो नार्को टेररिज्म और वायलेंट एक्ट में जो इन्वॉल्व दिख रहे हैं उनको, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रोल पर सीरियस डाउट रेज करता है। पीएम मोदी का विजिट भी मणिपुर 13 सितंबर को प्लान्ड है, और इससे पहले सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट जो है केवल इससे पहले किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है अब। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इसराइल ने बेसिकली जो मुश्तहा टावर है गाजा सिटी में उस पर एयर स्ट्राइक करा गाजा सिटी में, और डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के उन्होंने बोला कि ये जस्ट शुरुआत है और व्हेन द डोर ओपन्स इट विल नॉट क्लोज। एम है कि गाजा सिटी और हमास का स्ट्रॉन्ग होल्ड को कैप्चर करना, और इसराइल का क्लेम है कि ये यहाँ पे हमास सर्विलेंस के लिए इसको यूज़ करता था, और पैलेस्टीनियंस का क्या कहना है कि टावर में डिस्प्लेस्ड फैमिलीज रह रही थी, स्ट्राइक के टाइम इवैक्यूएशन का चांस नहीं मिला, और गाजा सिटी को कॉम्बैट जोन बेसिकली डिक्लेयर कर दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एस्केलेट होने के चांसेस हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे जजेस के रेक्यूजल को लेके है। रेक्यूजल्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई जज विड्रॉ कर लेता है, जब वो केस कोई सुन रहा होता है उससे विड्रॉ कर लेता है ताकि कोई बायस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हटा सके और इंश्योर कर सके फेयर ट्रायल और इम्पार्शियलिटी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सर एग्जाम्पल दिए हुए हैं जब कोई केस कोई सुन रहा होता है जज, बट वो उससे सडनली हट जाता है। तो इसमें जनरली जो रिक्यूजल्स होते हैं वो बोलते हैं कि नॉन एक्सप्लेनेटरी होते हैं, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, और वन लाइन ऑर्डर्स होते हैं, और इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस लिए किया गया और किसी किसी जज को किसी एक केस से हट गया। तो और वो नॉन एक्सप्लेनेटरी हैं, और जजेस किसी भी टाइम ऑप्ट आउट कर सकते हैं और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सप्लेन करने का। जैसे कि एनजेएसी जजमेंट आया था 2015 का, उसमें बेसिकली बोला गया था कि ट्रांसपेरेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होनी चाहिए और पार्ट ऑफ जुडिशियल ओथ होता है ये। और रीज़न जो रिक्यूजल्स होते हैं हेल्प करते हैं अपहोल्ड करने में जस्टिस, और जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट टू बी सीन टू बी डन। तो की इश्यूज इसमें बोलते हैं कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो क्रिएट करती है कन्फ्यूजन, ओपेसिटी और सस्पिशन जो जुडिशरी फंक्शनिंग में है, और पब्लिक ट्रस्ट कंसर्न भी रेज करती है जब रिक्यूजल जो है काफ़ी डिले के बाद आते हैं फिर किसी सेंसिटिव केस में आए।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, विल इंश्योर जीएसटी बेनिफिट रीचेस कंज्यूमर्स गवर्नमेंट। तो अभी जो जीएसटी 2.0 बेसिकली 22 सितंबर से जो लागू होने वाला है, जिसमें कि 5% और 18% स्लैब्स रहेंगे और 40% जो टैक्स है वो सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे लगेगा। तो इसी को लेके स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि जो है गवर्नमेंट प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है वो कंज्यूमर्स को पास हो। और इंडस्ट्री बॉडीज़ ने भी एश्योरेंस दिया है कि वो प्राइसेस को पास करेंगे, जिससे कि बेनिफिट होगा कंज्यूमर्स को, फार्मर्स को और इंडस्ट्रीज़ को। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प होगा और डिमांड बूस्ट करेगा। और प्राइसेस कई सारे कंज्यूमर गुड्स के लिए लाइकली टू दे वो कम होंगे 22 सितंबर के बाद। इन जीएसटी का जो है कुछ भी लेना देना नहीं है, जो यूएस ने टैरिफ लगाया है इंडिया पे, ऐसा बोलना है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे, न्यू टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव टू रिप्लेस साइंस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन नवंबर। तो जो पहले इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होता था या इंडियन साइंस कांग्रेस होता था, इंडियन साइंस कांग्रेस कॉन्क्लेव को रिप्लेस किया जाएगा बेसिकली एमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव के थ्रू। इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस में बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी इंडियन साइंस कांग्रेस में, कि इसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी थे और इम्पैक्ट इसका जो है डिक्लाइन कर रहा था। इरेगुलर जो है पीएम पार्टिसिपेशन भी इरेगुलर था, पैंडमिक की जैसे डिसरप्शंस भी आए और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने जो है फंडिंग स्टॉप कर दी। और इसके लिए फिर जो है दोबारा से न्यू प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था ये एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर ये पॉपुलर साइंस मेला की तरह स्टूडेंट्स के लिए लगता था, कोई सीरियस पॉलिसी या साइंटिफिक फोरम नहीं था। तो ये होगा बेसिकली अर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। इसमें सारी मिनिस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन रहेगा, जो साइंस रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, स्पेस, आईटी। और हाई प्रोफाइल गेस्ट रहेंगे इसमें, जैसे पीएम मोदी एक्सपेक्टेड एट इनॉग्रल, नोबेल लॉरेट्स, प्रोफेसर्स। एम है बेसिकली प्रोजेक्ट करना है इंडिया को एज अ ग्लोबल साइंटिफिक लीडर और प्रोवाइड करना पॉलिसी प्लस इनोवेशन ड्रिवन जो प्लेटफॉर्म्स हैं के थ्रू। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कोलेटरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्रेन वॉर अफेक्टिंग ग्लोबल साउथ। तो इंडिया ने रिग्रेट एक्सप्रेस किया वॉर के कोलेटरल कॉन्सिक्वेंसेस पर, स्पेशली जो फ्यूल का प्राइसेस जो बढ़ने पर। और बोला कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को अकेला छोड़ दिया गया अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए। और ह्यूमैनिटेरियन स्टैंस क्या है कि जो यूक्रेन है उसमें इनोसेंट लाइफ्स का लॉस जो है वो अनएक्सेप्टेबल है। और बोला कि बैटल फील्ड पर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमेसी से जो है वॉर को हैंडल किया जा सकता है। और इंडिया ने एम्फेसिस किया कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ही प्रॉमिस रखते हैं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को एंड किया जा सके और लॉन्ग लास्टिंग जो पीस है वो लाने के लिए ज़रूरी है। और ग्लोबल साउथ सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है वॉर के स्पिल ओवर इफेक्ट से, जैसे कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इन्फ्लेशन आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इंडिया ने डिमांड किया कि उनकी वॉइसेस सुननी चाहिए और उनके जेन्युइन कंसर्न्स एड्रेस होने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया प्लान्स टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर डेटरेंस ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। तो इंडिया ने बेसिकली अपना जो है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोड मैप, जो 15 ईयर ब्लूप्रिंट है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के लिए, उसको इन्फोर्स करने का प्लान है, जिसमें फोकस रहेगा क्रेडिबल और सर्वाइवेबल न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने के पर, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग कमांड एंड इन कंट्रोल इंफ्रा बनाया जाएगा। प्रायोरिटी रहेगी रेडिएशन डिटेक्शन और मोबाइल डिकंटेमिनेशन यूनिट्स को डिप्लॉय करना। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि मार्क करता है शिफ्ट टुवर्ड्स जो है इंटीग्रेटेड डेटरेंस, यानी कि न्यूक्लियर रेजिलियंस जिसमें हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी हो और अनमैन्ड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स भी हों। तो स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट इसका होगा बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के साथ डिफेंस में, ताकि इंपोर्ट्स की जो डिपेंडेंसी है वो कम की जा सके। लॉन्ग टर्म विजन ये है कि इंश्योर करना मॉडर्न कॉम्बैट रेडीनेस और बूस्ट करना नेशनल सिक्योरिटी थ्रू एडवांस टेक ड्रिवन डिफरेंस। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल है कि इंडियाज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पे बेसिकली आइडिया है इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में उसके बारे में दिया हुआ है एनालिसिस। कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब बोलते हैं कि इंडिया की एबिलिटी है ताकि वो इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिसीजन ले सके विदाउट सकम्बिंग किस टू एक्सटर्नल प्रेशर, किसी एक्सटर्नल प्रेशर के दबाव में नहीं।
और इसका मतलब है कि इट्स अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी इंगेजमेंट एंड सोवरनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आइसोलेशन मतलब नहीं है, ना ही न्यूट्रलिटी है। इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टी इंगेजमेंट और सोवरेनिटी। हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में बात करते हैं कि नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात की कोल्ड वॉर के टाइम पे, और मोदी एरा जो है उसमें मल्टी अलाइनमेंट की बात हो रही है कि इंगेज करना मल्टीपल पावर्स के साथ एक एक टाइम पे। और वर्ल्ड शिफ्ट कर रहा है बेसिकली, यूनिपोलर जो यूएस डोमिनेटेड था उससे मल्टीपोलर पे, जैसे कि यूएस, जिसमें कि मल्टीपोलर में जो बेसिस हैं यूएस, चाइना, रशिया, ये compete कर रहे हैं। और इंडिया को बैलेंस करना होगा यूएस, चाइना और रशिया के साथ। जैसे कि स्ट्रॉन्ग यूएस के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल टाइज हैं, लेकिन ट्रेड फ्रिक्शंस अभी हो रहे हैं रशिया पे ऑयल इंपोर्ट करने को लेके, और चाइना में जो बॉर्डर क्लैशेस हैं उनको लेके, और डीप ट्रेड लिंकेजेस हैं चाइना से भी हमारे, ब्रिक्स और एससीओ कॉपरेशन भी है। और रशिया के साथ हिस्टोरिकल डिफेंस पार्टनर रहा है, ऑयल सप्लाई भी यहाँ से आती है। इंडिया रेजिस्ट करता है कोई भी वेस्टर्न प्रेशर की हमारी और इंडिया रशिया के साथ टाइज कट हो। तो इन सबको बेसिकली बैलेंस करना चाहिए और इंडिया को प्रोजेक्ट करना चाहिए एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। बोलते हैं डिफेंस के पार जाके भी ऑटोनॉमी में क्या क्या आता है। ऑटोनॉमी में आपको आता है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, डेटा सॉवरेनिटी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी, क्लाइमेट डिप्लोमेसी प्लस क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसमें चैलेंजेस बताते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो एनर्जी हो चाहे ट्रेड हो दूसरे कंट्रीज़ पे। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन जो है अभी भी हमें उसके लिए पार्टनर्स चाहिए होते हैं, और डोमेस्टिक पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टेंट्स हैं कई सारे। तो कोर मैसेज इसका यही बताते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो ये कोई सिर्फ स्लोगन नहीं है, बट इट्स अ स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी है। गोल है कि स्टैंड टॉल, नॉट स्टैंड अलोन। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज नीड्स टू बी हेडेड बाय डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिशियंस। तो इसमें बेसिकली जो वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट होता है यूनिवर्सिटीज़ में, उसको लेके है कि जो 2018 के यूजीसी रूल्स और ड्राफ्ट है उस जिसमें कि सीएम या फिर स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है लिमिटेड है, और पावर बेसिकली गवर्नर के पास है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का। और इसी को लेके केरला के गवर्नर ने जो है सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि जो चीफ मिनिस्टर्स का रोल है गवर्नर वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए। पावर अपॉइंट करने का है वो गवर्नर के पास है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उसमें गवर्नर्स और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच क्लैशेस काफ़ी कॉमन है, लेकिन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ऐसे टसल्स कम देखने को मिलते हैं। मतलब गवर्नर्स काफ़ी हद तक पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल राइवल्स की तरह का एक्ट कर रहे हैं। में बोलते हैं कि गवर्नर्स एक कॉलोनियल लीगेसी है जो इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू हुई, और यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें हेड बनाया गया था एज अ न्यूट्रल एल्डर्स या फिर फादर फिगर्स। रियलिटी है कि वो ज़्यादातर सेंटर के एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, और स्टेट एक्ट्स क्लियरली डिफाइन करते हैं कि चांसलर का जो रोल है वो गवर्नर की पोजीशन सिर्फ स्टेट लॉज की वजह से ही है। और बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऑलरेडी गवर्नर्स की जो पावर है, गवर्नर्स के डिस्क्रिशनरी पावर्स को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल बिल्स, जो अभी जो स्टेट बिल्स आते हैं इनके पास असेंट के लिए, उस पर डीम्ड असेंट पास किया गया कि 3 महीने तक अगर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसको डीम्ड असेंट माना जाएगा। और पंजाब और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स ने लॉज पास किए हैं जहां चीफ मिनिस्टर को चांसलर बना दिया गया इंस्टेड ऑफ गवर्नर। तो ट्रेंड ये है कि स्टेट गवर्नर का इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटीज़ में कट करना चाहते हैं। और तो इसमें बताते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि जो प्रोफेशनल एकेडमिशियन लीडर्स जिनके पास जो विजन और मैनेजरियल एबिलिटी हो उन्हें अपॉइंट किया जाए, और पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ चाहे सेंटर से हो या स्टेट से एकेडमिक ग्रोथ को लिमिट ना करें। और ये पूरा डिबेट एक्चुअली सेंटर और स्टेट के बीच फेडरलिज्म और जो एजुकेशनल ऑटोनॉमी है उसका टसल रिफ्लेक्ट करता है। फिर यहाँ जो नेक्स्ट आर्टिकल है, फिक्सिंग प्रॉब्लम्स अनलॉकिंग इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया ने लॉन्च किया जो जीएसटी 2.0 है, और एक बड़ा रिफॉर्म है जिसका एम है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन, फेयरनेस और ग्रोथ।
फोकस रहेगा स्ट्रीमलाइन करना सारे रेट्स, इजी कंप्लायंस बनाना और लिटिगेशन जिसमें कि कम हो, एमएसएमई और एक्सपोर्टर सपोर्ट हो और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाए। तो अब बोलते हैं हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स के लिए क्या है कि जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, इस पे लोअर जीएसटी लगेगा, यानी कि घर का बर्डन जो है वो कम होगा और डिमांड भी बूस्ट होगी। हाउसिंग और इंफ्रा में सीमेंट और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है, यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग और चीप इंफ्रा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बूस्ट मिलेगा उनको। और हेल्थ केयर में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो क्रिटिकल डिवाइसेस हैं उस पे जो है नील या फिर 5% जीएसटी रखा गया है, जिससे कि ट्रीटमेंट का कॉस्ट कम होगा और एक्सेस ज़्यादा मिलेगा, ऐसा बोलते हैं इसमें। तो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, लेदर, टॉय, फुटवेयर, इन पे भी जीएसटी रेट कम किया गया है ताकि जॉब्स क्रिएट हो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्मॉल कार्स, बाइक्स, बस, ट्रक सस्ते हो गए हैं, यानी कि डिमांड ऊपर जाने की उम्मीद है। और एक्सपोर्टर्स की बात करें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में मतलब कि आपको रॉ मटेरियल जो मंगाने पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है फिक्स किया गया है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, रिन्यूएबल और ये गुड्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे। और जो एमएसएमईज है उन पर ड्यूटीज़ लोअर की गई है ताकि सपोर्ट मिले मेक इन इंडिया को। और रिफंड का रिफॉर्म क्या किया गया है कि स्मॉल कंसाइनमेंट्स के लिए थ्रेशोल्ड जो है वो रिमूव कर दिया गया है और ई कॉमर्स और कुरियर एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी रिलीफ मिला है। और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है, जिसमें कि ऑटो अप्रूवल मिल जाता है 3 दिन के अंदर, कंप्लायंस बर्डन जिससे कि कम होगा और फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा। और जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है जो एक्टिव है डिस्प्यूट्स का फास्ट रेजोल्यूशन करने के लिए, बैकलॉग रिड्यूस करने के लिए। और दो रेट स्ट्रक्चर बनाया गया जिसमें कि जो है 5% और 18% का रेट रहेगा और 40% जो लग्जरी गुड्स या फिर सिन गुड्स हैं उस पर लगाया जाएगा। और तो जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट मिलेगा उसको। और ग्रोथ और ग्लोबल सिग्नल इसमें क्या मिल रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मैसेज है। इंडिया को जो है सप्लाई चेन हब बनाना, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देना और बूस्ट करना जो कंजम्पशन है, एमएसएमई ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स और कॉम्पिटिटिवनेस को नेक्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए फाउंडेशन बना रहा है, ऐसा बोलते हैं। जो नेक्स्ट है बेसिकली एनवायरमेंटल कंप्लायंस नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एट ऑल लेवल। तो इसमें एनवायरमेंटल ऑडिट जो रूल्स आए हैं 2025 उसके बारे में है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि स्ट्रेंथन करना जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस मॉनिटरिंग है उसको स्ट्रेंथन करना, और जो मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको बेसिकली जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है फेस करते हैं उसको फिल करना। तो करंट सेटअप और प्रॉब्लम्स क्या हैं उसमें कि प्रेजेंट जो मॉनिटरिंग है वो कौन करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रीजनल ऑफिसेज या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। इशू ये है कि इनमें मैन पावर जो है बहुत कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है और कैपेसिटी भी लिमिटेड है, जिसकी वजह से पुअर एनफोर्समेंट होता है क्रॉस इंडस्ट्री। और न्यू प्रोविजंस और रूल्स क्या बोलते हैं कि प्राइवेट एजेंसीज जो हैं उनको भी एक्रेडिटेड और लाइसेंस मिल सकता है इस चीज़ के लिए, सिमिलर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्पावर किया गया है ये जो प्राइवेट ऑडिट एजेंसीज हैं कि ऑडिट कर सकें इंडस्ट्रीज़ को और प्रोजेक्ट्स को फॉर कंप्लायंस और एनवायरमेंटल लॉज। तो इनका स्कोप क्या रहेगा ऑडिट का कि पुलिसिंग के बियॉन्ड भी जा सकते हैं, यानी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पॉल्यूशन प्रिवेंशन में है, कंट्रोल में है, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और कंप्लायंस के लिए भी उसे यूज़ किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट जो रूल्स हैं उसके लिए, ग्रीन क्रेडिट कैसे मिलेगा, कोई भी अफॉरेस्टेशन करने पे, वाटर मैनेजमेंट या फिर वेस्ट मैनेजमेंट करने पे मिलेगा। और ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज जो है उनको रिपोर्ट करना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस हैं उनको, और कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग उसके लिए चाहिए होगी बियॉन्ड जो करंट अभी कैपेसिटी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास उसके बियॉन्ड। और सिग्निफिकेंस क्या है कि जो है एनवायरमेंटल रेगुलेशन जो है वो लिंक किया गया है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और कार्बन मार्केट्स के साथ। और ऑडिट्स जो है वो हेल्प करेंगे इंडस्ट्री को अलाइन करने का जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी नॉर्म्स हैं उसके साथ।
इसमें कंसर्न्स क्या बताते हैं कि जो है जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और उसमें जो बेसिक चीज़ है कि लोकल जो एनफोर्समेंट है वो हम ना भूलें इस चीज़ का। और सीरियस वायलेशंस होते हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत लेवल पे, जिसमें कि ट्रेन्ड स्टाफ और जो स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे चाहिए होती है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, नॉट इजी टू स्विच टू डोमेस्टिक फ्रॉम ग्लोबल सेज एक्सपोर्टर्स। तो यूएस ने इम्पोज किया है 50% टैरिफ इंडियन एक्सपोर्टर्स पर, और जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और उनका बोलना है कि बेसिकली जो है हमारे पास ओवर सप्लाई है और डिमांड यहाँ पे डोमेस्टिकली बहुत कम है, तो फीजिबल नहीं है स्विच करना ग्लोबल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट पे, एक्सपोर्टर्स का ये बोलना है। और जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं जैसे कि कारपेट हो गया, डायमंड्स हो गया या ज्वेलरी हो गया, इनका एब्जॉर्प्शन बहुत कम है डोमेस्टिकली हाई प्राइसेस की वजह से, और ये स्लो मूविंग आइटम्स हैं। और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स का दोनों का डिफरेंट सेटअप होता है, डिमांड होती है और ओवरहेड्स होते हैं। एक्सपोर्टर्स का बेसिकली वो कहना है कि जो रिटेल जो उनके फॉरेन बायर्स हैं मेजर ब्रांड्स, उनको वो खोना नहीं चाहते हैं, और स्टॉप करना सप्लाई जो है इसका मतलब है कि उनको लूज़ कर देना परमानेंटली। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है नए मार्केट्स में वो एज अ बेस्ट ऑप्शन देखा जा रहा है, जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल एशिया। ये ओवरनाइट डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता, इसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होगा, पॉलिसीज़, इंसेंटिव और ट्रेड एग्रीमेंट्स चाहिए होंगे। तो एक्सपोर्ट मार्केट क्रूशल क्यों इंडिया के लिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आता है इससे हमारा, और इंडिया एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। डोमेस्टिक मार्केट जो है इसका सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट मार्केट का ओवरनाइट नहीं बन सकता। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, नोबेल लॉरेट्स, फील्ड्स मेडलिस्ट कॉल फॉर एन एंड टू हॉस्टिलिटीज़ इन गाज़ा स्ट्रिप। तो गाज़ा में भी जो हॉस्टिलिटीज़ हो रही हैं उसको साइंटिफिक कम्युनिटी उसके लिए स्टेप कर रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और हाईलाइट कर रही है बेसिकली गाज़ा की वर्सनिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और इसके लिए अर्ज किया है कि बेसिकली अर्जेंट इंटरनेशनल एक्शन कोई लिया जाए। और साइमल्टेनियसली इसराइल जो है वो ग्लोबल डिप्लोमेटिक और जो एकेडमिक आइसोलेशन है वो फेस कर रहा है। कंसर्न्स क्या रेज किया गया है, काफ़ी जो है गाज़ा में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गया फूड का, मेडिसिन का और जो एजुकेशन है उसका। और कंडेम किया लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इसराइल के द्वारा, और बोला कि ये मैन मेड, ह्यूमन मेड जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉरेन ट्रूप्स इन यूक्रेन वुड बी लेजिटिमेट टारगेट सेज पुतिन। तो यहाँ पे जो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज है और जो रशिया की वार्निंग है उसके बारे में है कि यूक्रेन का स्टैंड है कि अगर कोई पीस सिक्योरिटी गारंटी मिलती है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स जो है डिप्लॉय किए जाएंगे यूक्रेन में, जो पोस्ट वॉर सिक्योरिटी गारंटी होगी उसके अंडर। और इट विल नॉट डेफिनेटली बी इन थाउजेंड्स, नॉट जस्ट इन फ्यू, जेलेंस्की ने बोला। तो रशिया का वार्निंग है कि अगर कोई भी फॉरेन ट्रूप डिप्लॉयमेंट हुआ यूक्रेन में तो वो एक लेजिटिमेट टारगेट होगा रशिया के लिए यूक्रेन में, और वॉर को फिर जस्टिफाई करेगा वो, ताकि नेटो का जो एक्सपेंशन है वो रोका जा सके यूक्रेन में। और ऐड किया कि अगर कोई पीस डील होती है तो फॉरेन ट्रूप प्रेजेंस जो है उस फॉरेन ट्रूप प्रेजेंस कोई भी वहाँ पे करना, दैट मेक्स नो सेंस। सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं ये बेसिकली 26 कंट्रीज़ ने प्लेज किए हैं, और फ्रांस है उसने कंफर्म किया है कि 26 कंट्रीज़ ने प्लेज किए यूक्रेन की पोस्ट वॉर सिक्योरिटी, जिसमें कि लैंड हो चाहे सी हो चाहे एयरफोर्स सपोर्ट हो कोई भी। यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो है ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन रशिया पर लगाने के लिए रेडी है, और गोल है कि पुश करना को रशिया ताकि वो वॉर बंद करे। और वार्निंग है इसको लेके, फॉरेन ट्रूप्स डिप्लॉय करने को लेके, इससे जो है वॉर एस्केलेट हो सकता है और कंटिन्यू रह सकता है फर्दर। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।